15 मिनट्स में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की पूरी रिवीजन। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जबकि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आता है। केमिकल चेंज का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, जब आयरन पर जंग लग जाता है, जब हम खाना पकाते हैं, तो ये सारी केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं, बिकॉज इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि जो एटम्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक है, एटम्स का क्या स्ट्रक्चर है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, जिससे किसी भी सब्सटेंस का केमिकल नेचर डिफाइन होता है, ठीक है। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है तो वो केमिकल चेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन। फिजिकल चेंज का एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी में चेंज हो जाती है, तो इसमें सिर्फ स्टेट में चेंज आ रहा है, वाटर की सिर्फ स्टेट बदल रही है। पहले जो वाटर सॉलिड फॉर्म में था, आइस था, जब वो मेल्ट हो गया तो वो लिक्विड बन गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, इसलिए ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये फिजिकल चेंज के ही हैं, ठीक है। अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होता है जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जिनसे वो कंपाउंड बना है उनसे पूरी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो नई प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं उस कंपाउंड की जो रिएक्शन के बाद में बना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज वी आर बर्निंग, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है एंड वो एक व्हाइट पाउडर होता है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि एक व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो चेंज इन स्टेट, कलर और टेम्परेचर। अगर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, अगर उन रिएक्टेंट्स के स्टेट में चेंज आया, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर स्टेट में चेंज आया है तो, या फिर कलर में चेंज आया है, या टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस प्रोड्यूस हुई है रिएक्शन के बाद, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट बना है तब भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। आगे इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इन केमिकल इक्वेशंस को प्रेजेंट करते हैं, कैसे उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन थ्रू सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होती है जब आप उन एलिमेंट्स को उनके सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो, सो दैट केमिकल इक्वेशन, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब मान लो मैं आपको वर्ड इक्वेशन, बहुत सारे फ्रेंड्स को पता होगा वर्ड इक्वेशन क्या होती है, जब आप वहां पे एलिमेंट्स का नाम पूरा लिखते हो, जैसे कि मैग्नीशियम को आप MAGNESIUM पूरी स्पेलिंग लिखते हो, दैट इज नोन एज द वर्ड इक्वेशन। लेकिन वहीं पे आप मैग्नीशियम की जगह Mg लिखते हो, ऑक्सीजन की जगह O लिखते हो, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO लिखते हो, इसी को हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और जब आप इन एलिमेंट्स को सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हो। देखो आपने अगर सिंपल लिख दिया Mg + O2 gives MgO, तो इसे हम कहते हैं दिस इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो सबसे रॉ फॉर्म होती है केमिकल इक्वेशन की। लेकिन वो करेक्ट फॉर्म नहीं है, उसे आपको बैलेंस करने की जरूरत है, दैट इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप मेरे से पूछोगे कि बैलेंस करने की जरूरत क्या है, हम अनबैलेंस भी तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी कि एक तो आपकी होती है रिएक्टेंट साइड, यानी कि जो रिएक्ट करते हैं, एंड दे गिव दी प्रोडक्ट, जैसे कि Mg और O2 क्या है, दीज आर दी रिएक्टेंट्स, एंड ये रिएक्ट करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे, दैट इज दी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे जितना मास पहले रिएक्टेंट साइड में, उतना ही मास रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट साइड में भी होगा।
अब उस रिएक्शन, उस मास को हमें इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि जो मास है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वो इक्वल हो सके अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया आपके लिए और इस इक्वेशन को अब हम बैलेंस करने वाले हैं। सो बैलेंसिंग हमारे चैप्टर में है, इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हालांकि एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले आप मेटल लेते हो, उसके बाद आप नॉन मेटल लेते हो, उसे बैलेंस करते हो, फिर आप ऑक्सीजन लेते हो, उसके बाद हाइड्रोजन लेते हो। ये एक सीक्वेंस होता है। अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हो आप इसे फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट जो सा आपका मन करे आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो 10th लेवल पे बात करें तो। अब यहाँ पे देखो, मैं स्टार्ट करो एल्यूमिनियम से। यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है, ये 1 एल्यूमिनियम है। देखो OH के साथ 3 लगा है, एल्यूमिनियम एक ही है, तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। ठीक है, अब वापस आ जाओ, 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम। कार्बन पे आते हैं, नॉन मेटल। सो कार्बन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, और बस ये एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे मुझे 3 लगाना होगा। ठीक है, ओके, ब्लू से लिखेंगे ताकि अच्छे रिप्रेजेंट हो सके। 3 लगाए ताकि कार्बन अब हमारा बैलेंस हो गया है। सो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, 4 एल्यूमिनियम, कार्बन 3, यहाँ पे भी 3 कार्बन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड देखते हैं, ये देखो 1 ऑक्सीजन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 4 12। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, टोटल 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 12 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो गए होंगे। ये 1 ऑक्सीजन था 1, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 ऑक्सीजन। सेम गोज फॉर दी हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 एंड यहाँ पे पूरे पे 4 लगा हुआ है, तो 3 4 12। ठीक है, तो 12 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे मैंने 12 लगा दिया। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 12 2 24 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड 4, 3 4 12। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गए भाई। और यहाँ पे देखते हैं कितना हाइड्रोजन है, 1 3 3 3 4 12। यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है। सो 12 हाइड्रोजन प्लस 12 हाइड्रोजन कितना हो गया, 24 हाइड्रोजन है। आपके प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड भी 24 हाइड्रोजन है। दिस मीन्स आवर केमिकल इक्वेशन इज फाइनली बैलेंस। तो आप इसे देख सकते हो, दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक केमिकल इक्वेशन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं और उसका आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करोगे। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख दी, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। मेनली 5 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स कंबाइन करके एक सिंगल नया कंपाउंड बना देते हैं। वो कंबाइन होते हैं, नाम से हमें पता चल रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर 2 एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स का, एंड वो एक सिंगल नया कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, एंड मोस्टली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, मतलब इनमें रिएक्शन के बाद जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 2 एलिमेंट्स ने रिएक्ट किया एंड वो एक सिंगल नया कंपाउंड उन्होंने बना दिया। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड एनर्जी लेता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उससे, एंड फिर वो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स में। एक सिंगल कंपाउंड होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वो एनर्जी लेता है एंड देन वो ब्रेक डाउन हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब वाटर में से H2O में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब देखो जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, सनलाइट की फॉर्म में हो सकती है। अगर एनर्जी हीट की फॉर्म में हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो थर्मल डीकंपोजिशन है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, डीकंपोजिशन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। एंड अगर सनलाइट की वजह से डीकंपोजिशन हो रहा है तो वो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटर का, उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, एंड मोस्टली जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, बिकॉज इनमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट की फॉर्म में। सो वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड में से। कोई कंपाउंड है तो उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा उस कंपाउंड में से, एंड जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो आ जाएगा उसकी जगह। जैसे फॉर एग्जांपल
Fe प्लस CuSO4, जब आयरन एंड कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड आयरन सल्फेट बन जाता है एंड कॉपर अलग हो जाता है, बिकॉज आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उसने कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं नए कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है, इसमें दो कंपाउंड्स होते हैं एंड वो दोनों अपने पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, इसमें सोडियम एंड बेरियम ये पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं एंड फिर जो नए कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्टली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, बिकॉज इसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट क्या है, बेरियम सल्फेट है हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि इस रिएक्शन में बनता है एंड ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं मोस्टली। ठीक है, जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है। देन रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। सो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीडेशन इस वर्ड का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन एटम का गेन होना या फिर हाइड्रोजन के एटम का लॉस होना। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और या फिर हाइड्रोजन लूज हो रहा है, इन दोनों में ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन के एटम्स का गेन हो रहा है। क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन के एटम्स का गेन हो रहा है और ऑक्सीजन का लूज हो रहा है इन रिडक्शन रिएक्शंस। अब बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हो, यानी कि दोनों ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि दोनों चीज एक साथ हो रही होती है। अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको पहचानने की बहुत ही इजी सिंपल सी ट्रिक है कि जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है, अब कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होती है, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन के एटम का लॉस होता है। तो जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है वो क्या होती है, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो चीज रिड्यूस हो रही होती है दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो बात मैंने अभी बोली, इसको रिपीट करके वापस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो चीज रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, यानी कि वो अपने ऑक्सीजन को दान में दे देता है और वो खुद रिड्यूस हो जाता है, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन और दैट विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, यानी कि वो खुद का भला करता है, वो खुद ऑक्सीजन गेन कर लेता है और किसी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो सिंपल ट्रिक लगाओ, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है आपको वो पहचानना पड़ेगा, कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, और जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होती है दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्क्रीन में एक एग्जांपल देख सकते हो। इस केमिकल रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस H2O प्लस Cl2, यानी कि क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्या था, मैंगनीज ऑक्साइड था, ये मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज क्लोराइड बन गया। इसका मतलब ऑक्सीजन जो इसके पास पहले था उसका लॉस हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, और जो चीज रिड्यूस होती है दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड क्या है, दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो रिएक्शन के बाद क्या बन गया, H2O बन गया, वाटर बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन आ गया। आप रिएक्शन में देख सकते हो, तो ये जो ऑक्सीजन आया इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन के एटम का गेन हुआ है, और जो चीज ऑक्सीडाइज होती है दैट
दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि HCl क्या है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब एक और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्क्रीन पे आ रहा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन सा, यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर हुआ? ओके, सो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ हमने अपनी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के चैप्टर की क्विक रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स की पूरी रिवीजन लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, विच इज एसिड्स। सो एसिड्स की सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखो, जो एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं टेस्ट में, एंड ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। मतलब अगर हमारे पास सिर्फ एसिड है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन एसिड को हम पानी में मिला देंगे, अगर उसका एक्वा सॉल्यूशन बना देंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होते हैं वो ब्लू कलर के लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड अगर रेड कलर का लिटमस है तो वो रेड ही रहता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में बात करते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोनियम आयंस में पानी में मिलाने पर। देखो, जब हम एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको पानी में मिक्स करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, लेकिन जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयंस H3O+ आयंस बना लेते हैं। तो वो एसिड जो कंप्लीटली अपने हाइड्रोनियम आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड वो होते हैं जो इनकम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह अपने आयंस को डिसोसिएट नहीं करते वाटर में। ठीक है, पूरी तरह वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, तो वो होते हैं वीक एसिड, जैसे कि एसेटिक एसिड। ठीक है, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो ये हमने एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। अब बेसिस की बात करते हैं। तो देखो, बेसिस बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं टेस्ट में, एंड ये टच में स्लिपरी होती है, मतलब अगर इनको हम टच करेंगे तो ये काफी स्लिपरी होते हैं, एंड ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है एंड उसको हम बेस सोल्यूशन में डिप करें तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, एंड अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो ब्लू ही रहेगा बेसिस पर टच करने पर। ठीक है, एंड सम बेसिस गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर विच आर कॉल्ड एल्कली। सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको बोला जाता है एल्कली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली पानी में आयोनाइज हो जाते हैं। जो बेसिस होते हैं वो वाटर में अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं, एंड वो बेस जो कंप्लीटली अपने आयंस रिलीज कर देते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एंड वीक बेस वो होते हैं जो कि पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते वाटर में, पूरी तरह अपने OH- आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते, वो होते हैं वीक बेस, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मधु ने आपको अभी एसिड एंड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पता करें कि एक गिवन सॉल्यूशन एसिड है नेचर में या फिर बेसिक है नेचर में। हाउ डू वी नो दैट? तो वो हम पता कर सकते हैं इंडिकेटर्स की हेल्प से। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर या फिर अपनी ओडोर, अपनी स्मेल में चेंज करके हमें ये इंडिकेट करते हैं कि एक गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक है नेचर में। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर। सो लिटमस क्या है? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, प्लांट से ऑब्टेन होता है, विच इज लिचन। ठीक है, अब जब आप एक ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो तो वो रेड में चेंज हो जाता है। क्या कहा मैंने? ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो तो वो रेड में चेंज हो जाता है। अगर आप एक रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो क्या होगा? तो उसका कलर रेड ही रहेगा। अब बात करते हैं बेस की। तो जब आप एक ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालते हो तो उसका कलर ब्लू ही रहता है, लेकिन अगर आप एक रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हो तो उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगला इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन, ये दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अब जब आप मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में होता है पिंकिश रेड, या फिर आप कह सकते हो रेड कलर होता है उसका एसिड में। एंड इन बेस में इसका कलर
होता है येलो, इसे याद रखना। अब बात करते हैं फिनोप्थलीन। सो फिनोप्थलीन का जो नेचुरल कलर होता है दैट इज कलरलेस, और एसिड में भी इसका कलर क्या रहता है, कलरलेस ही रहता है, यानी कि जो उसका कलर पहले था वही रहता है, सेम रहता है। लेकिन जब आप फिनोप्थलीन को बेस में डालते हो तो उसका कलर पिंक में चेंज हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो अपनी स्मेल में चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो यहाँ पे पहला ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है ऑनियन का एक्सट्रैक्ट। तो ऑनियन का एक्सट्रैक्ट क्या होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो एसिड में उसे रिटेन कर लेता है, यानी कि जो उसकी नेचुरल स्मेल है वो वही रहती है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। और बेस में उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, यानी कि ऑनियन एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है वो चली जाती है बेस में। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं वेनिला एसेंस। तो वेनिला एसेंस भी सेम है, एसिड में अपनी स्मेल को वही का वही रखता है और बेस में उसकी स्मेल चली जाती है, नो स्मेल। ओके, अब बात करेंगे क्लोव ऑयल। सो क्लोव ऑयल का भी सेम है, बहुत इजी है इन्हें याद रखना। ये भी अपने एसिड में रिटेन कर लेता है स्मेल को और बेस में इसकी स्मेल नहीं होती। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो यहाँ पे हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। 5 केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स के, ठीक है। सो सबसे पहला रिएक्शन है एसिड प्लस बेस। तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन का एक दूसरा नाम है विच इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम आगे और इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एसिड प्लस मेटल। तो एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, और इस हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम टेस्ट भी कर सकते हैं जब हम इस हाइड्रोजन गैस को सोप के सोल्यूशन में से पास करवाते हैं, और जब वहां पे बबल्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन गैस के, उसको हम बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड से बर्न होते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई है। अब अगला यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, और ये जितने भी एसिड रिएक्शंस हैं इनके एग्जांपल्स भी आपको नीचे दिख रहे होंगे। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट के यहाँ पे क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एंड एसिड का रिएक्शन जब मेटल बाई कार्बोनेट के साथ होता है तब भी सेम यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मेटल बाई कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन डिस्कस करा। अब यहाँ पे दोनों ही रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, और इस गैस की प्रेजेंस को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को टेस्ट किया। कैसे टेस्ट करेंगे, देखो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के सोल्यूशन में से पास करवाते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये क्या देता है, दिस गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। आप रिएक्शन में देख सकते हो, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर। और हमने अभी पहला रिएक्शन भी देखा था कि एसिड प्लस बेस भी साल्ट प्लस वाटर देता है। इसका क्या मतलब है कि जो आपका मेटल ऑक्साइड है दैट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि जब आपका मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा नेचर में तभी तो एसिड और बेस का रिएक्शन होकर साल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आगे बढ़े तो अब डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो यहाँ पे पहला रिएक्शन है बेस प्लस एसिड। तो वही है एसिड प्लस बेस, बेस प्लस एसिड क्या देता है आपको, साल्ट प्लस वाटर देता है, और इसी का दूसरा नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेस प्लस मेटल। तो बेस प्लस मेटल क्या देता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम टेस्ट भी कर सकते हैं सोप सोल्यूशन में से पास करवा के। नेक्स्ट है बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर देता है। तो हमने अभी देखा कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड साल्ट प्लस वाटर देता है, तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। अब यहाँ पे बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड साल्ट प्लस वाटर दे रहा है, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। क्लियर हुआ। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमने दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। सो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। अब यहाँ पे क्या इसका कंसेप्ट क्या है कि देखो पीएच स्केल में वैल्यू होती है 0 से 14 के बीच में। अगर वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है तो दैट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। 0 से 7 के बीच में मैंने बोला है। अगर वैल्यू 7 आती है, एग्जैक्ट 7 आती है, तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का एग्जांपल मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का जो ब्लड है, जो हमारा खून है, दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच स्केल पे उसकी वैल्यू 7 होती है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 से 14 के बीच में अगर सॉल्यूशन की वैल्यू आती है पीएच स्केल
स्केल पे। सो दैट इज अ बेसिक सोल्यूशन, उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। और हम जानते हैं बेसिक सोल्यूशन अपने सोल्यूशन में OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं और एसिड क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयंस हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, एसिडिक सोल्यूशन की pH वैल्यू 7 से कम होती है, न्यूट्रल सोल्यूशन की वैल्यू pH 7 की वैल्यू की इक्वल होती है, बेसिक सोल्यूशन की वैल्यू क्या होती है pH स्केल पे 7 से ज्यादा होती है, 7 से 14 के बीच में होती है। अब यहाँ पे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे कि 1, 2, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे जैसे आप 7 के पास आते जा रहे हो उतना जो एसिड है वो वीक होता जा रहा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है सोल्यूशन में, और 7 फिर हमारा न्यूट्रल हो गया। उससे आगे आप बढ़ोगे 8, 9, ये क्या है, ये आपके वीक बेस है। अब 8, 9, 10, 11, अब 12, 13, 14, ये क्या आपके ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ज्यादा OH माइनस आयंस देते हैं, डिसोशिएट करते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में। आगे बढ़े, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH की pH हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर pH सेंसिटिव, यानी कि जो हमारी एनिमल बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, दैट ऑल्सो वर्क इन अ स्पेसिफिक pH रेंज। एक pH रेंज होती है जिसमें हमारी ह्यूमन बॉडी काम करती है, और वो pH रेंज है 7.0 टू 7.8, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिड रेन कब होती है, एसिड रेन तब होती है जब रेन वाटर का pH लेवल 5.5 से कम हो जाता है, तो तब उस बारिश को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और ये एसिड रेन जब फिर आपके वाटर बॉडीज में जाती है तो जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी लाइफ पर बहुत इसका सीवियर इंपैक्ट पड़ता है। अगला पॉइंट है pH ऑफ सॉइल। तो अब जो सॉइल का pH है वो भी एक स्पेसिफिक रेंज में होता है, क्योंकि प्लांट जो अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से वो उसी पर बेस्ड होगा। अगर pH ज्यादा हो गया या कम हो गया तो उससे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा प्लांट की लाइफ पर, क्योंकि वो डिपेंडेंट है सॉइल पे। अब यहाँ पे जो सॉइल है, अलग अलग टाइप होता है सॉइल का, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग सिचुएशंस में जो सॉइल का pH लेवल होता है वो वेरी करता है। एनसीईआरटी में आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक pH रेंज नहीं दी है सॉइल की, ठीक है। अगला पॉइंट है pH ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें भी pH स्केल होता है ऑब्वियसली, लेकिन अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, यानी हम जानते हैं, हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि हमारे जब डाइजेशन के प्रोसेस में जो स्टमक है उसमें HCl एसिड प्रोड्यूस होता है। अब जब ये HCl एसिड ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय दी बॉडी, तो फिर इससे क्या होता है, एसिडिटी होती है, बहुत इरिटेशन होती है, दर्द होता है पेट में, ठीक है। और इसीलिए हम ह्यूमन क्या करते हैं, हम बेस यानी कि एंटासिड्स का यूज करते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। क्यों यूज करते हैं बेसिस का, क्योंकि एसिड है ना स्टमक में, तो इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिस का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक माइल्ड बेस है जिसका हम यूज करते हैं एसिडिटी के टाइम, जब हमारे स्टमक में ज्यादा मात्रा में HCl एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्लियर हुआ। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, कॉज ऑफ टूथ डीके। सो हम जानते हैं टूथ डीके यानी कि जब हमारे दांत की जो लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, वो कोरोड होना चालू हो जाती है। कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारा ये व्हाइट कलर का आप देख रहे हो, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब जब हमारा माउथ का जो pH लेवल है वो 5.6 के कम हो जाता है, तो क्या होता है, दिस रिजल्ट इन टूथ डीके। अब ये टूथ डीके कब होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं और जब शुगर का ब्रेकडाउन होता है, ये बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल्स पर एक्ट करके ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एसिड क्या होगा, अगर 5.6 से वैल्यू कम गई तो हमारा टूथ डीके होगा, और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं विच इज बेसिक इन नेचर। जो टूथपेस्ट हम ब्रश करते हैं सुबह, वो जो टूथपेस्ट होती है वो बेसिक होती है नेचर में। हम बेसिक नेचर का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माउथ में एसिड है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इन बेसिस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट विच इज सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब देखो यहाँ पे जो सेल्फ डिफेंस प्लांट्स कैसे करते हैं, आपने एक मतलब प्लांट का नाम सुना होगा विच इज नेटल। नेटल जो नेटल की स्टिंग्स होती है, जो कांटा होता है वो लग जाता है तो बहुत दर्द होता है, और वो क्या करता है, वो जो कांटा होता है वो आपके बॉडी में मिथोइनिक एसिड, एक एसिड रिलीज करता है जिसका नाम है मिथोइनिक एसिड, और इससे बहुत इरिटेशन होता है, दर्द होता है। और इसीलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एसिड रिलीज हुआ है, एसिड से जो दर्द हो रहा है उसको कम करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। और उस बेस, आप कौन सा बेस यूज करोगे,
बेकिंग सोडा का आप यूज कर सकते हो। बेकिंग सोडा क्या है, एक माइल्ड बेस है जिसका यूज कर सकते हैं मिथोनिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल एनिमल्स का, विच इज बी, मधुमक्खी। मधुमक्खी जब काट लेते हो तो उसका जो कांटा होता है, जो स्टिंग होता है, वो भी हमारी स्किन में मिथोनिक एसिड ही रिलीज करता है और इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा जैसे बेसिस का यूज कर सकते हैं एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल सोर्स और उनमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। देखो पहला है विनेगर, विनेगर में एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिन, टैमरिन यानी कि इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक, लेमन में भी सिट्रिक एसिड। कर्ड जो कि मिल्क से बनता है इसीलिए इसमें लैक्टिक एसिड होता है। एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में क्या होता है, एंट हो गया, बी स्टिंग हो गया, इनमें मिथोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज साल्ट्स। सो फ्रेंड्स, रजत ने अभी आपको पीएच स्केल के बारे में पूरा अच्छे से समझा दिया। अब हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड बेस के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब सॉल्ट्स की बारी है। तो देखो सॉल्ट्स कब प्रोड्यूस होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। हमने देखा था कि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है एंड यही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब सॉल्ट एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या फिर न्यूट्रल। तो देखो जो सॉल्ट्स हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ पर जिससे वो बने हैं। अब सॉल्ट जो है वो एसिड एंड बेस से ही बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। अगर एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा नेचर में, ठीक है। एंड अगर दोनों ही एसिड एंड बेस सेम है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही वीक है, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। तो ये डिपेंड करता है एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ पर, ठीक है। जो सॉल्ट बन रहा है, जिस एसिड एंड बेस से वो बना है, तो उनकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर सॉल्ट का pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर इसका pH 7 है तो ये न्यूट्रल होगा, एंड 7 से ज्यादा है pH तो वो बेसिक होगा नेचर में। ये हम ऑलरेडी pH स्केल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग सॉल्ट होते हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हम अपने खाने में यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है एंड सी वाटर को इवेपोरेट करके बनाया जाता है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। एंड ये हम अपने फूड में यूज करते हैं। जो सी वाटर होता है उसमें भी जो साल्ट कंटेंट है वो डिसॉल्व होता है, तो सी वाटर को इवेपोरेट करके हम सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी हम कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। एंड इस कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है, एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है और दूसरे मटेरियल्स को बनाने के लिए जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब को बनाने के लिए भी कॉमन सॉल्ट को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अब कॉस्टिक सोडा के बारे में बात करते हैं। कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन यहां से बनता है। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, ये वाटर के साथ होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक्वस सोल्यूशन तभी होगा जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्लोरीन गैस बन रही है एंड एक एल्कली बन रही है। एल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एल्कली है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉस्टिक सोडा, इसका यूज किया जाता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में, इन सब चीजों में कॉस्टिक सोडा का यूज किया जाता है, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड एक क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनता है। तो ये हमने दो सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट एंड कॉस्टिक सोडा के बारे में बात करी। अब हम और दूसरे सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे फॉर्म होता है ये, जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम में से मतलब CaOH2 में से जब हम क्लोरीन गैस
का रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरीन गैस का एक्शन करवाते हैं। जो क्लोरीन गैस अभी क्लोर एल्कली प्रोसेस में प्रोड्यूस हुई थी, इस क्लोरीन गैस का ही हम एक्शन करवाते हैं ड्राई स्लेकेड लाइम मतलब CaOH2 पर। तो क्या प्रोड्यूस होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 प्लस वाटर, ठीक है। एंड ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या है? यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का कहां पर यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए। इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। एंड वाटर को जर्म्स फ्री बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं एंड ये कैसे फॉर्म होता है वो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। सो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। एंड बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जब हम सोडियम क्लोराइड मतलब जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जब उसका रिएक्शन करवाते हैं एमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब जाके प्रिपेयर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज आवर बेकिंग सोडा। एंड साथ ही साथ एमोनियम क्लोराइड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा, इसको कहां पर यूज किया जाता है? इसको किचन में यूज किया जाता है खाने को क्रिस्पी बनाने के लिए। जैसे जो पकोड़े आप खाते हो वो क्रिस्पी होते हैं, वो क्यों? बिकॉज हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं। अब वॉशिंग सोडा के बारे में बात करते हैं। वॉशिंग सोडा है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। ये .10H2O क्या है? ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी। उससे पहले देख लेते हैं कि वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता कैसे। वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। जब इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करी जाती है, जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब ऐड होते हैं, तब जाके हमारा बनता है वॉशिंग सोडा, जो कि सोडियम कार्बोनेट ही है, लेकिन उसमें अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? ये एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब साल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट में कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है साल्ट के क्रिस्टल्स के लिए। मतलब साल्ट जो है वो क्रिस्टल्स की शेप में है, तो उसकी जो क्रिस्टल की शेप है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो फिर वो क्रिस्टल की शेप में नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, तो रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तब जाके बना है Na2CO3.10H2O। ये .10H2O क्या है? हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है, ठीक है। तो तब जाके हमारा बनता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे हम इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी डिस्कस करेंगे। तो वॉशिंग सोडा का कहां पर यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम अगले एंड लास्ट सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में हम POP भी बोलते हैं एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.1/2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे फॉर्म होता है? जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर। देखो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट, एंड इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जब हम जिप्सम को, ये जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला है, जब इस जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये अलग हो जाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंड तब जाके हमारा बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड जो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो जिप्सम हमारा सॉलिड होता है एंड इसको हीट करके 373 के पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। एंड ये प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। जब ये व्हाइट पाउडर होता है एंड इसमें दोबारा अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देना तो फिर दोबारा ये जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहां पर यूज किया जाता है? जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं उनको एक ही सही पोजीशन पर सपोर्ट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए जो मटेरियल होते हैं उनको बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी
प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं एंड कैसे ये प्रिपेयर होता है ये आपको पूरा अच्छे से, रिएक्शन सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, तो हमने सारे सॉल्ट्स के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो वी हैव रिवाइज्ड द कंप्लीट चैप्टर एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। 30 मिनट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पूरी रिवीजन। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो मेटल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं एंड कैटायन फॉर्म करते हैं। कैटायन क्या होता है? कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस, मतलब वो आयंस, वो ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो होते हैं कैटायन। तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, इसलिए उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड वो कैटायन फॉर्म करते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड ये एनायन फॉर्म करते हैं। एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है। मेटल्स के एग्जांपल हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल के एग्जांपल हैं आयोडीन, कार्बन, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कि दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर ही फोकस करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर मेटल्स कौन सी स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मर्करी। मर्करी लिक्विड स्टेट में होता है एट द रूम टेम्परेचर एंड ये एक मेटल है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है। मर्करी को हम थर्मोमीटर्स में भी यूज करते हैं। देन हार्ड और रिजिड, जो मेटल्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, उनको तोड़ना इतना इजी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको इजीली हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है। देन लस्ट्रस, मेटल के ऊपर लस्टर होती है, शाइन होती है, जैसे आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको जब हम सैंड पेपर से रब करते हैं तो इनके ऊपर शाइन आ जाती है। एंड वैसे भी मेटल्स के ऊपर शाइन होती ही है, वो लस्ट्रस होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है विच इज सोडियम। ठीक है। देन मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का वो काफी हाई होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज मेटल्स में जो एटम्स होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में फोर्स काफी ज्यादा होती है। तो उन एटम्स को दूर करने के लिए, उनको दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी उतना ही ज्यादा मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसलिए मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है विच इज गैलियम एंड केजियम। ये जो मेटल्स हैं ये इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ये काफी कम होता है। अगर आप इनको अपनी हथेली पे भी रखोगे ना तब भी ये इजीली मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो एक्सेप्शन हमें याद रखनी है। देन मेलिएबल, जो मेटल्स हैं उनको इजीली हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेलिएबल होते हैं। ठीक है। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, है ना, तो वो शीट्स में कन्वर्टेड है। गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं। डक्टाइल होते हैं मेटल्स, मतलब उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा घरों में हम कॉपर की वायर यूज करते हैं, आयरन की वायर यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज हम उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं। ओके। देन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है विच इज लेड। लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कितना ज्यादा एक मेटल झेल सकता है प्रेशर को, उससे पहले वो टूट जाए, मतलब कितना प्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं, कितना हम उसको खींच सकते हैं एंड देन वो मेटल टूट जाएगा, तो उसको बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड मेटल हम जानते हैं उनके बीच में फोर्स तो काफी होती है उनके एटम्स के बीच में, इसलिए उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी हाई होती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, बिकॉज ऑब्वियसली ये काफी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ये इतने हार्ड या रिजिड नहीं होते हैं, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है। सोनोरस, मेटल्स को जब हम हिट करते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जैसे बेल्स में आपने देखा होगा आयरन की बेल होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जो मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं। ठीक है। तो ये हो गई मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड या फिर गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, गैस स्टेट में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है इन एट द रूम टेम्परेचर एंड ये एक नॉन मेटल है। ठीक है। ब्रिटल,
जो नॉन मेटल्स हैं उनको हम इजीली छोटे छोटे पीसेज में तोड़ सकते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट हार्ड और रिजिड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। देन नॉन लस्ट्रस, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऊपर शाइन नहीं होती, लस्टर नहीं होती, वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, आयोडीन, आयोडीन के ऊपर शाइन होती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, बिकॉज देखो जो नॉन मेटल्स हैं उनमें एटम्स इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं होती उनके बीच में, इसलिए काफ़ी कम एनर्जी यूज़ होती है, काफ़ी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनको ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड क्या है? ये एक एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है, एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, इसलिए उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर डायमंड। नॉन सोनोरस, जो नॉन मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स को हम वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल्स हैं वो मोस्टली अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, काफी पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोप है कार्बन का, एंड ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी काफी कम होती है, एंड इनकी डेंसिटी भी काफी कम होती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स की, एक्सेप्शन आपको सारे याद होने चाहिए। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। सो इसमें बेसिकली हम अलग अलग रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि मेटल्स ऑक्सीजन, वाटर, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होता है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन एंड देन बनता है मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका मेटल ऑक्साइड बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये मोस्टली बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड एंड बेस दोनों ही प्रॉपर्टीज, दोनों के ही बिहेवियर शो करते हैं, तो वो होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी भी होती हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं एंड एल्कलीज फॉर्म कर लेती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमने देखा मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब बात करते हैं मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व नहीं होती जब मेटल का रिएक्शन निट्रिक एसिड के साथ होता है। निट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी अगर कोई भी मेटल निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब, ठीक है, तब जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, बिकॉज निट्रिक एसिड क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये ऐसे दो मेटल्स हैं जो कि बहुत ही डिल्यूट निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो ये एक्सेप्शन है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ठीक है। अब एक्वा रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड का, ठीक है, एंड उनका रेशियो होता है 3:1। 3:1 के रेशियो में इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है एंड इसका काम क्या होता है? ये गोल्ड को डिसॉल्व करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, एंड ये बहुत ही कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है एक्वा रीजिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, येलो बॉक्स में गिवन था तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये एसिड का रिएक्शन होता है मेटल के साथ, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। अब देखते हैं मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो जो मेटल ऑफ वाटर का जब रिएक्शन होता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, एंड इसका फर्दर भी रिएक्शन होता है। अगर मेटल ऑक्साइड का फिर दोबारा हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो सारे जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर पूरा अच्छे से गिवन है कि सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये बहुत ही वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ एंड इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना उसमें आग लग जाती है, इट कैचेस फायर, वेरी वॉयलेंट रिएक्शन। देन कैल्शियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन कम वॉयलेंटली रिएक्ट करता है, इतना ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं होती कि हाइड्रोजन में आगे लग जाए। रिएक्शन होता है कोल्ड वाटर के साथ लेकिन कम वॉयलेंट होता है एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड यहाँ पर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये दोनों जो मेटल्स है ना ये वाटर पर फ्लोट करने लगते हैं रिएक्शन के बाद। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है ना वो सरफेस पर आकर चिपक जाते हैं, स्टिकअप हो जाते हैं, इस वजह से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये दोनों ही पानी पर फ्लोट करते हैं, ठीक है।
एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तो किसी के साथ भी रिएक्ट करते ही नहीं है, ना ही हॉट वाटर ना ही कोल्ड वाटर ना ही स्टीम, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अब ये हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये वाला मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये वाला मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है? ये डिपेंड करता है उस मेटल की रिएक्टिविटी पर, वो मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पूरा बताया गया है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एंड कौन सा मेटल का सबसे कम रिएक्टिव है। तो अब हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करते हैं। सो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें पूरा आपको ये सीक्वेंस दे रखा है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है। तो सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। एंड देन जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है मेटल्स की, एंड लास्ट में सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। तो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड लास्ट में गोल्ड, ठीक है। तो ये आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं रिएक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा, बिकॉज रिएक्शंस में कौन किसको डिस्प्लेस करेगा वो रिएक्टिविटी पर ही डिपेंड करता है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल दूसरे वाले कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसके लिए रिएक्टिविटी ही हमें यूज में आएगी, उसी से हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। एंड रिएक्टिविटी सीरीज का आगे बहुत यूज रहने वाला है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। इसके लिए आप सेंटेंस बना सकते हो, जैसे ये जो स्टार्टिंग वाले लेटर्स है ना, इनसे ये सेंटेंस बन रहा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये सेंटेंस आप याद रख लो, एंड देन इससे आपको सारे जो ये मेटल्स हैं इनके नाम याद आ जाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने देख ली। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। तो जो मेटल्स हैं वो दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो ये रिएक्शन होता है मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी गिव्स मेटल बी प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। देखो, अगर मेटल ए मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो जो मेटल ए है वो क्या करेगा, वो मेटल बी के साल्ट सॉल्यूशन में से मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगा, एंड फिर वो मेटल बी अलग हो जाएगा, एंड जो साल्ट सॉल्यूशन है वो मेटल ए का बन जाएगा। ये कैसे होगा? अगर यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से तभी वो उसको डिस्प्लेस करेगा। अगर मेटल ए मान लो कम रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं। जब आयरन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम जानते हैं कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड आयरन सल्फेट बन जाता है एंड कॉपर मेटल अलग हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, जब हम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं किसी दूसरे मेटल के साल्ट सोल्यूशन के साथ। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख ही सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने मेटल्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स का इतना ज्यादा रिएक्शन होता नहीं है, बस नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है। जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, एंड ये मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में। कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि नेचर में न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है। नॉन मेटल्स एसिड एंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की इतनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में। अभी तक तो हम देख रहे थे कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन, वाटर, एसिड इन सब के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो, हम इतना तो जानते हैं कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो कैटायन फॉर्म करते हैं, एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं एंड उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है विच इज एनायन, ठीक है। अब जो कंपाउंड बनता है ना इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल में जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तब जो कंपाउंड बनता है वो होता है आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझा देती हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,1। एंड क्लोरीन का हम एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,7। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है, इतना हम जानते हैं। अब देखो, अगर सोडियम को बैलेंस होना है तो इसको अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1 ही है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन तो नहीं कर सकता। इससे अच्छा ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ताकि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए एंड ये स्टेबल हो जाए, है ना। तो सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा।
एंड क्लोरीन को देखो, यहाँ पर इसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन होने चाहिए 8, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको गेन कर लेगा एंड इसके लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया एंड क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, है ना। तो अब जो कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है, हमारा आयोनिक कंपाउंड है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो ऐसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं एंड ये आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर बन गया है इनके बीच में, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड बनता है। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो देखो इसका फिजिकल जो नेचर होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, बिकॉज इनके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, सो ये हार्ड होते हैं। लेकिन ये जनरली ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको हम पीसेज में तोड़ सकते हैं अगर प्रेशर अप्लाई करें तो, ठीक है। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, बिकॉज वो जो एनर्जी का अमाउंट है वो काफी ज्यादा लगता है, ज्यादा एनर्जी लगती है जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में, है ना। तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये वाटर में जनरली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन और दूसरे सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, इनमें सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। एंड ये मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सोल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते आयनिक कंपाउंड्स। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हमने आयनिक कंपाउंड्स की बात कर ली, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मधु ने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताई और उसके बाद हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, बेसिकली 3 टर्म्स है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला टर्म है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो ध्यान से देखना। मिनरल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है, यानी कि जो ऊपर वाली लेयर होती है, उसमें जो नेचुरली आपको एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स मिलते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। अब आपको मिनरल्स अभी शायद डेफिनेशन ना क्लियर हुई हो, अभी हम ओर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ओर्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल्स, ओर्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी कि ऐसे मिनरल्स जिसमें जो मेटल है, जो डिजायर्ड मेटल है, जो हमें चाहिए, जिसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, वो ज्यादा मात्रा में मिलता है, ऐसे मिनरल को हम कहते हैं ओर्स, ठीक है। एक ही मेटल के बहुत सारे ओर्स हो सकते हैं, जैसे कि आयरन ओर आपने सुना होगा, लेकिन वो ओर हमें वो ओर ज्यादा मुझे प्रेफर करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हमें अपना डिजायर्ड मेटल मिलता है और उसे निकालना ओर में से प्रॉफिटेबल होता है, यानी कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा फायदा होना चाहिए, ठीक है। उसे हम कहते हैं ओर्स, ठीक है। तो देखो, हर एक ओर मिनरल होता है, लेकिन हर एक मिनरल ओर नहीं होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है थर्ड, गैंग्यू। गैंग्यू क्या होता है? बेसिकली देखो, जो ओर्स होता है उसमें बहुत सारे आप कह सकते हो इम्प्योरिटीज होती हैं, उसी को हम गैंग कहते हैं। इज जनरली एन अनवांटेड मटेरियल और इम्प्योरिटी दैट इज प्रेजेंट इन एन ओर, ओके। एंड इसे हम कैसे निकालते हैं, कैसे उसे सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दिस कैन बी फाउंड इन ओर डिपॉजिट वेयर द मिनरल इज प्रेजेंट। आगे बढ़े, सो अब डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना उनके ओर्स में से, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज मेटलर्जी, ठीक है। अब इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इनरिचमेंट और द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप 2 है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानेंगे। लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं विद द स्टेप नंबर 1, विच इज इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स माइंड from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gangue. The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of the metal. यानी कि मेटल को ओर में से एक्सट्रैक्ट करने से पहले उसमें जो impurities, जो गंदगी है, गंदगी जैसे कि एग्जांपल सॉइल, सैंड etc., इन्हें हमें रिमूव करना होता है, हटाना होता है ओर में से। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज द इनरिचमेंट ऑफ ओर। नाम से भी आप समझ सकते हो इनरिचमेंट, यानी कि उसको सफाई करना एक टाइप से। The process used for removing the gangue from the ore are based on the difference between physical और the chemical properties of the gangue। यानी कि जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वो डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से उस गैंग को रिमूव करने वाले हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं और कौन सा तरीका यूज होगा वो डिपेंड करेगा कि गैंग का नेचर कैसा है।
क्लियर हुआ? एंड दी ओर डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली यूज। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा दूसरा स्टेप है विच इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। एंड फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले जो आपका ओर है, ओर यहाँ पे हमने डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले आता है आपका मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, देन मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। यानी जब मैं रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी वही है यहाँ पे। जो ऊपर आते हैं मेटल्स दे आर हाईली रिएक्टिव, जो बीच में आते हैं मीडियम रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे आते हैं जैसे कि सिल्वर गोल्ड वो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं। अब कैसे हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं इनके ओर्स में से वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखो उसका मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर। ये मोल्टन ओर क्या होता है कि जो आपका ओर है मेटल का उसको आपको मोल्टन यानी कि उसकी मोल्टन फॉर्म में लेके जाना है, उसको हीट करना है, और फिर जो आपका मोल्टन ओर है उसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हमारा जो सोडियम मेटल है उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। सोडियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है, तो उसका जो मोल्टन ओर होगा उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। आगे डिस्कस भी करेंगे कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और उससे हमारा जो डिजायर्ड मेटल है, जो सोडियम है जो हमें चाहिए, वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, और फिर हमें हमारा प्योर मेटल मिल जाता है। अब बात करते हैं मीडियम रिएक्टिव जो आपके मेटल्स हैं उनका। देखो आपके जो मीडियम रिएक्टिविटी में जो आपके मेटल्स आते हैं वो दो मतलब फॉर्म्स में आपको मिल सकते हैं। या तो वो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में होंगे या तो वो आपके सल्फाइड ओर की फॉर्म में होंगे। अगर वो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में है तो उन्हें आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? कैल्किनेशन के मेथड से एक्सट्रैक्ट करोगे। कैल्किनेशन क्या होता है? दिस इज अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द प्योर मेटल फ्रॉम द कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ध्यान रखना, कैल्किनेशन एयर की एब्सेंस में होता है, और जो सल्फाइड जो आपका रोस्टिंग होता है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। दिस इज द डिफरेंस। और सल्फाइड ओर के लिए क्या है? रोस्टिंग वाला प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और ये हम क्यों करते हैं? अब आप मेरे से पूछोगे कि हम कैल्किनेशन और रोस्टिंग का प्रोसेस क्यों करते हैं? हम इसे डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, और कोई मेथड भी तो हो सकता है। हमें कैल्किनेशन या फिर रोस्टिंग का प्रोसेस करने की जरूरत क्या है? तो फ्रेंड्स देखो, जो आपका कार्बोनेट ओर हो या फिर आपका जो सल्फाइड ओर होता है उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू जो आपका ऑक्साइड होता है। यानी कि जो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड, उसमें से जिंक को निकालना आसान है एज कंपेयर टू वो कार्बोनेट फॉर्म में हो या फिर अपनी सल्फाइड ओर की फॉर्म में हो, वो मुश्किल होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर को कैल्किनेशन या फिर रोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू इन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कहा मैंने? अपने कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर को इन दो प्रोसेस की हेल्प से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो आसान होता है। एंड देन हमें उसकी रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग कैसे करते हैं आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, और फिर हमें हमारा डिजायर्ड प्योर मेटल मिल जाता है। ये हमने बात करी मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की। अब बात करते हैं लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं। तो जो आपके लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं वो आपको सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलते हैं। और सल्फाइड ओर की फॉर्म में अगर सल्फाइड ओर को आपको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड ऑफ द मेटल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? रोस्टिंग होगा। तो यहाँ पे सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग यानी कि जब आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, और फिर आपको आपका मेटल मिल जाता है एंड देन उसकी रिफाइनिंग करते हो एंड यू गेट योर प्योर मेटल। ये लो रिएक्टिविटी वालों के लिए। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी में। मीडियम रिएक्टिविटी में सबसे पहले आपने एक नोटिस किया होगा कि ऑक्साइड ऑफ मेटल का हमें रिडक्शन करना पड़ता है। यानी कि जैसे कि मान लो आपका जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड का मुझे रिडक्शन करना होगा, यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन है उसे मुझे हटाना पड़ेगा। जब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटेगा तभी तो जिंक मुझे मिलेगा, और वही मुझे जिंक चाहिए, तो इस वजह से हमें उसका रिडक्शन करना पड़ता है ऑक्साइड का। लेकिन लो रिएक्टिविटी वाले में ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका ऑक्साइड होता है, जो आपको रोस्टिंग के बाद ऑक्साइड मिला आपको मेटल का, उसको आप डायरेक्ट हीट कर दोगे, आपको आपका जो डिजायर्ड मेटल है वो मिल जाएगा। आप नीचे रिएक्शन भी देख सकते हो। दिस इज फॉर द लो रिएक्टिविटी। अब हम जो हमारा मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उसमें हमने एक स्टेप पढ़ा। देखो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि कार्बोनेट के लिए कैल्किनेशन, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग। कैल्किनेशन होता है एब्सेंस में, रोस्टिंग होता है प्रेजेंस ऑफ द एयर में, एंड ये उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो ऑक्साइड मिला है इसका रिडक्शन होता है, ये आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, तो इसे थोड़ा और इन डिटेल अगली साइड में डिस्कस करते हैं। ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जो हमने बनाया है, मेटल ऑक्साइड कैसे मिला? कैल्किनेशन या फिर जो हमारा रोस्टिंग का प्रोसेस है
उससे हमें ऑक्साइड मिल गया मेटल का। अब उस मेटल ऑक्साइड में से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अब रिडक्शन कैसे करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से करोगे। फॉर एग्जांपल कार्बन, ठीक है, तो यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हो, जो आपका जिंक ऑक्साइड था, इस जिंक ऑक्साइड में से मुझे जिंक चाहिए, मुझे ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऑक्सीजन में कैसे हटाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट का हेल्प करके। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन, कार्बन मैंने ऐड किया, मुझे जिंक मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिंक मुझे जो डिजायर्ड मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो गया बाय रिडक्शन, ठीक है। अब यहां पे देखो, हम या तो रिडक्शन भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवा देते हैं हमारे, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, आप एग्जांपल ले लो, जिंक ऑक्साइड को मैंने जिंक से कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवा दिया, तो वो क्या करेगा, वो जिंक की जगह आ जाएगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा और जो जिंक है वो मुझे मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी हेल्प हम ले सकते हैं। एग्जांपल आप देखो, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैंगनीज ऑक्साइड की जगह, मैंगनीज की जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मैंगनीज चाहिए, और मैंगनीज देखो रिएक्शन के बाद सेपरेट हो गया, तो मुझे मेरा डिजायर्ड मेटल मिल गया। तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से अपना मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम दी ऑक्साइड, ओके, जो हमारा ऑक्साइड था मैंगनीज ऑक्साइड। अब अगला पॉइंट है, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन होते हैं इसमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, आप रिएक्शन में भी देख सकते हो, और इस हीट एनर्जी का यूज होता है रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विद द एल्यूमिनियम, देखो इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड की जगह आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन जब एल्यूमिनियम के साथ होता है तो इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट का हम यूज कर सकते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, या फिर जो ब्रोकन मशीन पार्ट्स हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए इस हीट का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, आयरन ऑक्साइड, देखो आपका जो आयरन ऑक्साइड है उसका रिएक्शन हुआ है एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम आयरन की जगह आ गया, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, और जो आयरन है वो यहाँ पे हमें डिजायर्ड मेटल तो मिला, लेकिन यहाँ पे बहुत हीट एनर्जी भी रिलीज हुई है, इसीलिए इसे हम थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। आगे बढ़े तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस था। देखो वापस आ जाओ, टेबल पे आ जाओ। यहाँ पे हमने देखा कि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उनकी मोल्टन ओर का। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम हमें एक्सट्रैक्ट करना है सोडियम क्लोराइड में से, जो NaCl है उसमें से मुझे सोडियम चाहिए। अब मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो वही डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो फ्रेंड्स देखो, ये एपर्टस को थोड़ा समझ लो। अगर आपको किसी भी चीज को, फ्रेंड्स एक चीज मैं बता दूं, कोई किसी भी टॉपिक को इन डिटेल समझना है, कोई डाउट रहता है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप हमारा डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना। अभी हम थोड़ा जल्दी से डिस्कस करेंगे इस एपर्टस में क्या है, आपका मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी क्या, हमने क्या डिस्कस करा था टेबल में, वापस आ जाओ। यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर, मोल्टन ओर यहाँ पे लिखा है, मोल्टन ओर यानी कि सोडियम क्लोराइड का आपका मोल्टन फॉर्म लेनी है। सोडियम क्लोराइड में से मुझे सोडियम चाहिए, उसकी मोल्टन फॉर्म मैंने ली, उसका इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपके देख सकते हो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दिस इज द कैथोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि देखो कहाँ पे कौन सा डिपॉजिट आ रहा है, सोडियम का डिपॉजिट कहाँ पे आ रहा है, क्लोरीन का डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है। देखो हम जानते हैं सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों ही एनायंस है ना। सोडियम पे क्या होता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज एन कैटायन। वहीं पे क्लोरीन पे क्या होता है, क्लोरीन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, इट इज एन एनायन। अब जो नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन का, नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव यानी कि एनोड, तो क्लोरीन कहां पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। देखो क्लोरीन कहां पे जा रहा है, एनोड पे जा रहा है। सो क्लोरीन का डिपोजिशन कहां हो रहा है, क्लोरीन गैस का डिपोजिशन हो रहा है एनोड पे। वहीं जो आपका सोडियम है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कैथोड पे डिपोजिट होगा, क्योंकि कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव है दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। ये तो बिल्कुल फंडामेंटल लॉ है आपका। तो यहाँ पे हमारा जो सोडियम है, हमें सोडियम चाहिए, तो उसका डिपोजिशन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम डिपॉजिट,
क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं मोल्टन NaCl का, उसमें जो सोडियम है उसका डिपोजिशन कौन से इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, दैट इज कैथोड। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं लास्ट स्टेप विच इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो अब फ्रेंड्स हम देखेंगे हमारा लास्ट स्टेप विच इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो हमने अपना जो मेटल है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं कैसे उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सारा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया शॉर्ट में। अब यहाँ पे मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे होती है, क्योंकि आपने जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया है उसमें अभी भी बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं जिन्हें आपको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे, तो उसका आंसर है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके। कंफ्यूज मत होना, अभी हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर, और ये है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर, जैसा कि मैंने आपको कहा, दे कंटेन इंप्योरिटीज व्हिच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कैसे करते हैं, मेनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है हाईली रिएक्टिव का ही या लो रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स का ही रिफाइनिंग होती है, सबकी होती है। एंड यहाँ पे मेटल्स का एग्जांपल आप देख सकते हो, दे आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल। अब इंपॉर्टेंट बात आई है, इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। एनोड पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनोड को क्या बनाया जाता है, आपका इम्प्योर मेटल बनाया जाता है, जिसमें से हमें इंप्योरिटीज को हटाना है, रिमूव करना है। एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, और उसी मेटल यानी कि कॉपर है, तो कॉपर का ही प्योर मेटल आप क्या बनाते हो, आपका कैथोड बनाते हो, इज मेड द कैथोड। अ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन कौन सा लेना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए आपका, ऑफ द मेटल साल्ट। जो मेटल है यानी कि अगर कॉपर है तो कॉपर का ही आपको एक साल्ट लेना है, जैसे कि कॉपर सल्फेट आप ले सकते हो, इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको समझ नहीं आया होगा, अब इसका थोड़ा एक एपर्टस की हेल्प से समझते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। सो यहाँ पे हमने कॉपर का ही एग्जांपल लिया है। कॉपर को हमें क्या करना है, रिफाइन करना है, उसमें जो इंप्योरिटीज है उसे हमें हटाना है, अपना डिजायर्ड मेटल जो कॉपर है उसे लाना है। कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ये सर्किट आप देख सकते हो, ये की है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, जैसा कि होता है कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका एनोड है, एनोड हमने क्या डिस्कस किया था, एनोड इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, यानी कि ये जो आपका एनोड है ये इम्प्योर मेटल है, इसमें इंप्योरिटीज हैं। क्या है, इसमें इंप्योरिटीज हैं, और ये आपका प्योर कॉपर है, ठीक है, प्योर कॉपर की स्ट्रिप आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द कैथोड। अब यहाँ पे जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करवाई, तो ये जो आपका एनोड था, इसमें से जो प्योर मेटल था वो सोल्यूशन में, कुछ जो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, और कुछ कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। क्या कहा मैंने, कि ये जो आपका इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप थी, जो एनोड था, उसमें से जो प्योर मेटल था वो कुछ तो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, और कुछ उतना ही क्या हुआ, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया आपका प्योर मेटल। अब आप कहोगे कि इसमें इंप्योरिटीज थी और प्योर मेटल था, प्योर मेटल तो डिसॉल्व हो गया, तो बची क्या, बची आपकी इंप्योरिटीज, और ये जो इंप्योरिटीज थी एनोड की, ये नीचे जाके डिपॉजिट हो गई हैं, जिसका नाम है एनोड मड। दिस इज इंप्योरिटीज एनोड मड, नीचे एनोड के नीचे ये डिपॉजिट हो गई हैं। इसे पढ़ सकते हो आप, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, एनोड में से जो प्योर मेटल था डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, कुछ तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो गया, आपका डिसॉल्व हो गया। एंड इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और इस इलेक्ट्रोलाइट में जो डिपोजिशन है कुछ यहाँ पे कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। थर्ड पॉइंट है, द सोल्यूबल इंप्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर एज द इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, यानी कि जो इंप्योरिटीज सोल्यूबल है वो तो इसमें घुल गई आपकी इलेक्ट्रोलाइट में, जो इनसोल्यूबल थी वो एनोड मड की फॉर्म में नीचे जाके डिपॉजिट हो गई, एंड दिस इज नोन एज एनोड मड। क्लियर हुआ, वापस रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया एक बारी में। आगे बढ़े, सो यहाँ अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोरोजन। सो फ्रेंड्स, अभी रजत ने आपको अक्रेंस ऑफ मेटल्स के बारे में बताया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया।
अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज कोरोजन। तो देखो, जो मेटल की सर्फेसेस होती हैं उनके ऊपर लेयर बनने लगती है वो जब एक्सपोज्ड होते हैं एयर, वाटर और दूसरे सब्सटेंसेस से, इसी को कोरोजन बोला जाता है। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पर जब जंग लगती है, रस्ट लगता है, तो ये कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब सिल्वर से बनी हुई चीजों को हम एयर से एक्सपोज करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद ब्लैक कलर के होने लगते हैं, ब्लैक लेयर उनके ऊपर बन जाती है। ये क्यों होता है? बिकॉज एयर में जो सल्फर होता है वो रिएक्ट करता है सिल्वर के साथ एंड सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है, जिस वजह से वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, जो कॉपर है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो एयर में प्रेजेंट होती है एंड स्लोली उसकी जो शाइनी ब्राउन सरफेस है वो हटके उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। एंड वो ग्रीन कोटिंग क्यों आती है? बिकॉज ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो ये भी कोरोजन ही है। देन आयरन जब एक्सपोज होता है मॉइस्ट एयर के साथ तो काफी लंबे टाइम तक, तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की कोटिंग आ जाती है जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये सारा कोरोजन का ही यहाँ पर एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन की ये जो चेन है इनके ऊपर जंग लगा हुआ है। ये जो कॉपर है, कॉपर से बनी हुई मूर्ति है, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ गई है ना। तो ये सारा कोरोजन का ही एग्जांपल है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम कोरोजन को? उसके काफी तरीके हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, पेंट हम कर सकते हैं, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग एलॉयज, ये सारे तरीके हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, गैल्वनाइजेशन क्या है? ये एक मेथड है स्टील एंड आयरन को प्रोटेक्ट करने का, जिसमें रस्टिंग से बचाने का, जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की एक थिन लेयर से उनको कोट कर देते हैं। ठीक है, एलॉयज हम बना सकते हैं। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा मेटल्स या फिर मेटल या नॉन मेटल के साथ। ठीक है, तो ये एलॉयज की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो प्योर मेटल से कम होता है एंड एलॉयज बनाने से कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं, वेज हैं टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से रिवाइज किया। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सो कार्बन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए वैलेंस शेल में, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। लेकिन अब जो कार्बन है वो अपने इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ना ही लूज कर सकता है, ना ही 4 और इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता स्टेबल होने के लिए, बिकॉज उसमें काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन क्या करता है, अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है स्टेबल होने के लिए एंड इसी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कार्बन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। जब दोनों एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है जब 2 एटम्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन में। एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है दोनों एटम्स के बीच में, जैसे नाइट्रोजन में। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है एंड ये वाटर में आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, आयोनाइज नहीं होते एंड इनके एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक होती है एंड ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ठीक है, अब कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं? ये उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। किसी भी एलिमेंट का एलोट्रोप होता है, उसकी अलग अलग फॉर्म्स, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन इनकी अलग अलग फॉर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है, अब डायमंड की बात करते हैं। डायमंड में एक कार्बन का एटम और दूसरे 4 कार्बन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है एंड एक 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है एंड डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन अर्थ। डायमंड का यूज किया जाता है ज्वेलरीज में एंड और दूसरे मेटल्स को कट करने में। ठीक है, देन ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन एटम और दूसरे 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है एंड एक हेक्सागोनल अरे बनता है जो कि लेयर्स में होता है। ठीक है, जो ग्रेफाइट है ये काफी स्मूथ एंड स्लिपरी होता है एंड ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट का पेंसिल्स में यूज किया जाता है। ठीक है,
फुलरीन ये भी एक कार्बन का एलोट्रोप है जिसमें 60 कार्बन एटम्स का क्लस्टर होता है। ये जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ, एक स्फीयर बना लेते हैं एंड ये डार्क एंड सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। 60 कार्बन के एटम्स होते हैं जो कि इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वो एक फुटबॉल की शेप होती है, एक स्फीयर की शेप होती है, ठीक है। इसको C60 भी बोला जाता है, ठीक है। एंड ये सॉलिड होता है, डार्क होता है, इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो ये कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है? तो इसके पीछे 2 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन अपने ही एटम्स के साथ लिंक करके लंबी लंबी चेन्स बना लेता है एंड इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोला जाता है, ठीक है। तो कार्बन एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ये चेन्स बन जाती है एंड यही कैटिनेशन है। ये प्रॉपर्टी क्यों है? बिकॉज कार्बन के एटम का काफी स्मॉल साइज होता है एंड कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनता है दोनों एटम्स के बीच में वो काफी स्ट्रांग होता है, उसमें स्ट्रेंथ काफी ग्रेट होती है, ठीक है। अब जो चेन बन रही है वैसे स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ऐसे ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकती हैं, या फिर ऐसे क्लोज्ड चेन या फिर रिंग शेप चेन्स भी बन सकती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग उसकी ये जो चेन्स हैं उनके अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है, स्ट्रेट, ब्रांच्ड एंड क्लोज्ड। ओके अब दूसरा जो रीजन है जिस वजह से, दूसरी जो प्रॉपर्टी है जिस वजह से कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है, दैट इज टेट्रावेलेंट नेचर। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की होने की वजह से कार्बन ना ही अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है ना ही और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, वो शेयर करता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाता है बिकॉज ऑफ द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। यही है कार्बन का टेट्रावेलेंट नेचर, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एंड कार्बन इन्हें ना ही लूज कर सकता ना ही गेन कर सकता और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट को अटेन करने के लिए, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, ठीक है। तो यही टेट्रावेलेंट नेचर है। अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों से बने होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। ये अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स के भी 2 टाइप होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इन हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स भी बोला जाता है, जैसे मीथेन, इथेन। आपको ध्यान रखना है इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, तब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे या फिर अल्केन्स, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन्स या अल्काइंस भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन एटम्स की बात हो रही है। कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड है। देखो अगर डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन एटम्स के बीच में तो वो अल्कीन्स होंगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बन एटम के बीच में तो वो अल्काइंस होंगे, ठीक है। एंड ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। जैसे इथीन, इथाइन, तो ये लास्ट में जो लेटर्स है ना, इन, आइन, एन, इन्हीं से हमें पता चलता है कि कौन अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक है। तो ये हमने दोनों टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे मूव ऑन करते हैं। सो अब हम जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे कि अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, इनका फॉर्मूला निकालने के लिए, अगर हमें कोई भी अल्केन या अल्कीन या अल्काइन गिवन है तो उनका केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके जनरल फॉर्मूला के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आपको टेबल गिवन है ये है आपके अल्केन्स, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे आपके अल्केन्स हैं। ये इनका फॉर्मूला है एंड ये इनके स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो सबके लास्ट में एन लगा है, ANE, तो इससे हमें पता चल रहा है ये सारे अल्केन्स हैं। अगर ENE लगा होता तो अल्कीन्स होते, YNES लगा होता तो अल्काइंस होते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, जैसे मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। मीथ का मतलब 1 होता है, मतलब जो ये कंपाउंड है इसमें 1 कार्बन का एटम होगा। ईथ का मतलब 2 होता है, मतलब 2 कार्बन के एटम्स होंगे। प्रॉप का मतलब 3 होता है, मतलब 3 कार्बन के एटम्स होंगे। ब्यूट का मतलब 4 होता है, मतलब 4 कार्बन के एटम्स होंगे। तो जो स्टार्टिंग में जो वर्ड है उससे हमें पता चलता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड लास्ट में जो वर्ड है उससे हमें पता चलता है कि अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं, ठीक है। अब मान लो आपको कोई भी यहाँ पर कोई भी आपको केमिकल कंपाउंड का
नाम बता दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इथेन, आपको बोल दिया इथेन है, इसका फॉर्मूला बताओ, ठीक है, आपको उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको ये जनरल फॉर्मूला यूज करने होंगे। अगर आपने यहाँ पर देखा प्रोपेन, तो आपको तुरंत प्रोपेन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि प्रोप का मतलब 3 होता है, मतलब 3 कार्बन के एटम्स होंगे, एंड एन लगा है मतलब ये अल्केन है, तो मैं अल्केन का जनरल फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। C क्या है, कार्बन, एंड H क्या है, हाइड्रोजन, बिकॉज ऑब्वियसली हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। N क्या है, N है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब प्रोप है तो प्रोप में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, 3 होते हैं, तो N की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। तो C3 एंड देन H2n मतलब 2 × 3 विच इज 6, 6 + 2 8, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्मूला निकाल लोगे किसी भी अल्केन का। अल्कीन्स है तो ये वाला जनरल फॉर्मूला आप यूज करोगे CnH2n, ठीक है, एंड अल्काइंस का फॉर्मूला है CnH2n-2। तो ऐसे आप किसी भी जो हाइड्रोकार्बन है उसका केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, अगर आपको सिर्फ नेम गिवन है तो, ठीक है। एंड ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, बिकॉज आपको पता लग जाएगा कि डबल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो वैसे आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूलाज आपको तीनों के पता होने चाहिए, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं आइसोमर्स की। तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है, तो वो आइसोमर्स होते हैं, एंड इस पूरे फिनोमेना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोला जाता है, ठीक है। वो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, मतलब उनको हमने अलग तरीके से अलग स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ किया, तो वो आइसोमर्स हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स गिवन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 मतलब 4 कार्बन के एटम्स होते हैं एंड 10 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इनका हम अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो स्ट्रेट चेन बन रही है कार्बन एटम्स की, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रांच चेन बन रही है, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं लेकिन इनका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, तो ये आइसोमर्स हैं दोनों ब्यूटेन के, ठीक है। तो आपको ऐसे नाम दे देंगे किसी भी कंपाउंड का, एंड ये क्वेश्चंस बन सकता है कि इस कंपाउंड का बताओगे कितने आइसोमर्स आपको मिलेंगे, किसी भी कंपाउंड का आपको नाम बता दिया, जैसे फॉर एग्जांपल पेंटेन, एंड बोला पेंटेन के कितने आइसोमर्स होंगे, तो फिर अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो ऐसे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देख सकते हो, फॉर्मूला निकालो सबसे पहले, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, आपको पता लग जाएगा कितने आइसोमर्स हैं, लेकिन ये काफी लंबा प्रोसेस है। हमारे पास एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है जिससे हम नंबर ऑफ आइसोमर्स बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड के। दैट फॉर्मूला इज 2n-4+1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2n-4+1, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल पेंटेन है तो पेंट का मतलब 5 होता है, मतलब 5 कार्बन एटम्स हैं, तो 2 5 - 4, 5 - 4 1 होता है, मतलब 2 की पावर 1 विच इज 2 एंड 2 + 1 3, मतलब 3 आइसोमर्स होंगे पेंटेन के। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 8 तक ही वैलिड है, मतलब अगर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 हैं तभी तक आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, उससे आगे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आइसोमर्स होते हैं एंड ये फॉर्म पूरा फिनोमेना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सो फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके हम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स लगा सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम्स की जगह, ठीक है। अब जो हमने किसी दूसरे एलिमेंट के जो एटम लगाए हैं वो एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, तो वो जो ग्रुप ऑफ एटम है या फिर वो जो सिंगल एटम है जो हमने हाइड्रोजन की जगह लगाया है उस हाइड्रोकार्बन में, तो उससे क्या होता है, पूरा जो कंपाउंड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, एंड यही फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है एंड ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लार्जली डिटरमाइन करता है, एंड यही फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की जगह जो हम वो नया एटम लगाएंगे दूसरे एलिमेंट का या ग्रुप ऑफ एटम, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है एंड यही होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको सारे ये फंक्शनल ग्रुप की ये टेबल्स है जो यहाँ पर आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले है हेलो। अब हेलो में क्लोरो एंड ब्रोमो ये दोनों आते हैं, मतलब हम क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की जगह लगा सकते हैं, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का एटम लगा सकते हैं हाइड्रोजन एटम की जगह, तो ये हो गया हमारा हेलो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये दोनों एटम्स आते हैं। अल्कोहल जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसमें क्या होता है, इसमें हम OH का एटम ऐड करते हैं कार्बन एटम के साथ, ठीक है। कार्बन एटम के साथ हम OH का यहाँ पर एटम ऐड कर देते हैं अल्कोहल वाले में, ठीक है। तो ये नाम है एंड इनका फॉर्मूला है, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होता है, हम लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड करते हैं, लास्ट वाला जो कार्बन एटम है, ठीक है। कार्बन एटम की जो चेन है उसमें जो लास्ट वाला कार्बन एटम है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड करते हैं। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में भी हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड करते हैं, लेकिन
वो वाला कार्बन एटम के साथ जो कि मिडल में है, ठीक है, लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ नहीं, वो कार्बन एटम जो बीच में है, ठीक है, तो उसके साथ जब हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड करते हैं वो कीटोन होता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, एल्डिहाइड में लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड करते हैं, लेकिन कीटोन में किसी बीच वाले कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, हम कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH वाला एटम भी ऐड करते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये टेबल है, ये इनके नेम्स हैं, ये फॉर्मूला है, इन्हीं का हम आगे चैप्टर में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है एंड ये जो हमने अब लगाए हैं ना, ये फंक्शनल ग्रुप्स, इनसे क्या होता है, उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये एक सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसकी फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एंड इनके जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंस होता है CH2 यूनिट या फिर 14 मास यूनिट का, ठीक है, एंड यही होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है। ये एक सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी ही, एंड उनमें वो जो सीरीज है कंपाउंड्स की, उनमें जो डिफरेंस होता है वो CH2 यूनिट का होता है, ठीक है। जैसे हमने अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये सारे होमोलोगस सीरीज के ही एग्जांपल है। एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो CH4C2H6, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, यहाँ पर कार्बन के 2 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, CH2 यूनिट का। तो ये होमोलोगस सीरीज का ही एग्जांपल है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 या फिर 14 मास यूनिट, एंड जो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सो फ्रेंड्स, मधु ने आपको हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया। अब हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड की, जो कार्बन कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, आधा चैप्टर में कवर कर लिया है, उनको नेम हम देते कैसे हैं, क्या तरीका होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है जिसे हम फॉलो करते हैं व्हाइल नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड, वो डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखना, IUPAC अरेंजमेंट ऑफ टर्मिनोलॉजी इज द लीस्ट डिफिकल्ट। ऐसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने रूल्स बताए कि हमें ऐसे नेम करना चाहिए कार्बन कंपाउंड्स को, लेकिन सबसे आसान जो है वो दिया है IUPAC ने, और वो रूल्स क्या हैं आप नीचे रीड कर सकते हो। हम डायरेक्ट आने वाले जो करेक्ट मेथड होता है, क्योंकि इन्हें अभी डायरेक्ट हम रीड करेंगे हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन हम सबसे पहले आते हैं इस टेबल पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे हम एक कार्बन कंपाउंड को नाम देते हैं। तो जो कार्बन कंपाउंड का नाम होता है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो बीच वाला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी रूट वर्ड, या फिर आप कह सकते हो वर्ड रूट, जो मेन वर्ड है, और उससे पहले लगता है आपका प्रीफिक्स, उसके बाद लगता है सफिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट वर्ड की। रूट वर्ड में हम कैसे नाम देते हैं, रूट वर्ड कौन सा लगाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, की भाई जो चेन आपको दी है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, क्योंकि चेन आपकी सीधी भी हो सकती है, आपकी साइकिल फॉर्म में हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, ऐसे हो सकती है। आपको जो सबसे लंबी कार्बन चेन है उसे पहचानना है, फिर देखना उसमें कितने कार्बन के एटम है। अगर 1 है तो मीथ रूट वर्ड यूज होगा, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स और 7 है तो हेप। यहाँ पे काफी फ्रेंड्स सेप्ट लिख देते हैं, हेप्ट यूज होगा। 8 है तो ऑक्टेन, ऐसे आप देख सकते हो। ये आपके रूट वर्ड की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स के बारे में हम इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते थे। प्रीफिक्स लगता है वर्ड से पहले, तो यहाँ पे रूट वर्ड से पहले लगेगा आपका प्रीफिक्स। कैसे लगाते हैं भाई प्रीफिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि आपकी कार्बन चेन में मान लो ऐसे कार्बन चेन है C और वहां पे डैश मार के लिख दिया F या फिर Cl या फिर Br, या आपको कहीं भी दिख जाए, ये सब्स्टिट्यूएंट्स आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको प्रीफिक्स का यूज करना है। F के लिए होता है फ्लूरो, Cl के लिए होता है क्लोरो, Br के लिए होता है ब्रोमो, जो बहुत ऑब्वियस भी है। I से होता है आइडो, एंड NH2 के लिए होता है एमिनो, CH3 के लिए होता है मिथाइल, एंड CH2CH3 के लिए होता है इथाइल। ये आपके प्रीफिक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं सफिक्स। तो सफिक्स हम किस बेसिस पे देते हैं, सफिक्स हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी कि अगर आपकी क्लास ऑफ कंपाउंड एल्कोहल है तो आप सफिक्स यूज करोगे OL, अगर एल्डिहाइड है तो जो AL है, जो पहले 2 लेटर्स है AL, आप उनका यूज करोगे। कीटोन है तो लास्ट के 3 वर्ड्स ONE उसका यूज करोगे। और लास्ट है आपकी क्लास ऑफ कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें कौन सा सफिक्स लगता है, ओइक एसिड, OIC एसिड लगता है एज अ सफिक्स इन द नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड।
कंपाउंड, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है, वो हम कैसे पहचानेंगे, तो वो आप पहचानोगे ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मान लो एल्कोहल का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, OH होता है, यानी कि कार्बन चेन में आपको कहीं भी ऐसे डैश मार के OH दिख जाए या फिर डैश O डैश H दिख जाए, OH कहीं भी दिख जाए, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड की बात हो रही है, एल्कोहल के लिए। और एल्कोहल के लिए मैं कौन सा यहाँ पे सफिक्स यूज करूंगा, OL यूज करूंगा, क्योंकि एल्कोहल के लास्ट के 2 वर्ड्स लेटर्स OL होता है, ठीक है। वैसे एल्डिहाइड के पहले 2 लेटर्स AL का आपको यूज करना है। इसकी क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है, कहीं भी डैश मार के CHO दिख जाए, ठीक है, तो वहां पे आपकी क्लास ऑफ कंपाउंड होती है एल्डिहाइड। AL सफिक्स का यूज होगा। कीटोन के लिए होता है कार्बन चेन के बीच में कहीं भी ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाए, तो आपको पता लग जाना चाहिए कीटोन क्लास ऑफ कंपाउंड है। और कौन सा सफिक्स यूज होगा, ONE यूज होगा, ठीक है। जैसे कि प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ठीक है। तो जैसे प्रोपेन तो हमने सुना है, प्रोपेनॉन हमने नहीं सुना। प्रोपेनॉन यानी कि ONE यहाँ पे सफिक्स यूज हुआ है, क्योंकि जो कार्बन की चेन थी उसमें ऐसे ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था। कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले लो इथेनोइक एसिड, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड यहाँ पे सफिक्स यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा होगा COOH, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये नाम हम देते हैं क्लास ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास ऑफ द कंपाउंड। सफिक्स की बात कर ली, ये रूट वर्ड के लिए है, ये प्रीफिक्स के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 कार्बन के एटम है, यानी कि कौन से यहाँ पे हमारा रूट वर्ड यूज होगा, ईथ यूज होगा। सिंगल बॉन्ड है ईथ एन, एंड यहाँ पे ब्रोमो हमारा जो प्रीफिक्स है उसका यूज होगा, क्योंकि Br लगा हुआ है, तो ब्रोमो इथेन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक कार्बन का एटम है, ठीक है, ईथ होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, क्योंकि देखो OH यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, दिस विल बी मीथेनल। एल्डिहाइड ग्रुप का यूज होगा। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, CHO। देखो कार्बन के साथ अगर आपको कहीं भी H या O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख जाए, देखो यहाँ पे यही तो है, कार्बन है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड, हमेशा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ही होगा ऑब्वियसली, एंड इसलिए यहाँ पे CHO, तो यहाँ पे क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है, एल्डिहाइड, AL का यूज होगा। एंड रूट वर्ड कौन सा है, मीथ है, सो मीथेनल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एटम है, यानी कि हेक्स, यहाँ पे रूट वर्ड यूज होगा। ट्रिपल बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि हेक्साइन। सिंगल बॉन्ड के लिए हेक्सेन, डबल बॉन्ड के लिए हेक्सीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हेक्साइन। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हमने नोमेनक्लेचर कैसे नाम देते हैं वो पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और वहां पे अब जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने ज्यादा से ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स को नाम देना है, उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना है, तभी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब पहला यहाँ पे केमिकल हम बात करने वाले हैं, सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड, वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबशन। तो कंबशन क्या है, ये एक रिएक्शन है जिसमें जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। कंबशन का मतलब ही यही होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल्स बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट। किसी भी फ्यूल को हम कब यूज करते हैं, एज अ मतलब फ्यूल कब यूज करेंगे, जब वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वाइल कंबशन। तो जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं, उसके जो कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होते हैं, जब उनका कंबशन होता है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करते हैं, इसीलिए उन्हें एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनका सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है। दे जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, यानी कि फ्लेम का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। जैसे कि हम देखते हैं जब रोटी बनती है तो जो हमारी फ्लेम का कलर होता है, एलपीजी की जो फ्लेम होती है दैट इज ब्लू इन कलर। क्यों, क्योंकि जो एलपीजी है दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और नॉन सूटी फ्लेम होती है, यानी कि कोई भी ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो राख होती है ये इसमें प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो रहा है इसीलिए। लेकिन वहीं पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनमें जब वो बर्न करते हैं, जब उनका कंबशन होता है तो तब एक येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और वो सूटी फ्लेम होती है, यानी कि उसमें ब्लैक कलर का सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है ऑब्वियसली, क्योंकि येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। वहीं पे जो सैचुरेटेड होते हैं उनका कंप्लीट कंबशन होता है, क्योंकि ब्लू कलर की फ्लेम है, नॉन सूटी फ्लेम है। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। तो कंबशन हो गया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब
आप ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन का ऐड होना, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कैसे होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। कार्बन कंपाउंड कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच एल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल हमने क्लास ऑफ कंपाउंड देखी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो क्लास ऑफ कंपाउंड है हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं इथेनॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई एग्जांपल ले लो इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि देखो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, और यहाँ पे इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऐड हो गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है। जैसे कि एग्जांपल है, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद रखना है, एल्कलीन KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो यहाँ पे दो क्लोरीन है तो डाइक्रोमेट, एंड यहाँ पे पोटेशियम है, तो ये दो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। Alcohols can be converted to carboxylic acid in the presence of oxidizing agent, alkaline KMnO4, potassium permanganate और acidic potassium dichromate। आगे बढ़े, डिस्कस करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन रिएक्शन का मतलब है किसी चीज का एडिशन हो रहा है। अब देखते हैं किस चीज का एडिशन हो रहा है। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड जैसी वर्ड सुनो उसी टाइम आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, या तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन चेन में, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे हो क्या रहा है, that in the presence of catalyst such as palladium और निकल, यहाँ पे निकल कैटलिस्ट का यूज हो रहा है। कैटलिस्ट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है विदाउट इफेक्टिंग, मतलब अपने अंदर की उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उस पर उसका इफेक्ट नहीं दिखता है केमिकल रिएक्शन में, और वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। Catalysts are substances that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected। तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें निकल कैटलिस्ट का यूज हुआ है, और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। सैचुरेटेड यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, आपको दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, यानी कि जो आपके वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनमें से डबल बॉन्ड जो कार्बन चेन्स होती है वो अनसैचुरेटेड होती हैं। एंड वाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स, यानी कि यहाँ पे ये आप समझ सकते हो ये आपका वेजिटेबल ऑयल है, ये आपका एनिमल फैट है। जब हमने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करा, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड हुआ। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। और यहाँ पे हमने अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, यानी कि अगर आप हाइड्रोजिनेशन करते हो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स का, जो भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होता है और वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको सैचुरेटेड का एक एग्जांपल क्या दिया है, एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स क्या होते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। सो ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड, यानी कि इसकी बात हो रही है, फैटी एसिड शुड बी चोजन फॉर कुकिंग, ये हमारी हेल्थ के लिए इतने हार्मफुल नहीं होते एज कंपेयर टू दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनिमल फैट्स। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन यानी कि यहाँ पे किसी चीज का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कोई चीज किसी को रिप्लेस कर रही है। देखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स, यानी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन चेन्स की बात हो रही है, वो अनरिएक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, वहीं पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर हुआ। इनर्ट का यहाँ पे मतलब है कि वो ज्यादा केमिकली रिएक्टिव नहीं होते ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन को जब हम ऐड करते हैं टू हाइड्रोकार्बन्स इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम। देखो यहाँ पे CH4 क्या है, ये एक आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें जब हमने क्लोरीन को ऐड किया तो एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। भाई कैसे मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो CH4 था, 4 हाइड्रोजन के एटम्स थे, अब रिएक्शन के बाद CH3 बन गया, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम हट गया है और उसकी जगह क्लोरीन आ गया है। सो क्लोरीन ने क्या करा, क्लोरीन हैज रिप्लेस्ड द हाइड्रोजन एटम। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन, इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही मैं आपको कहा था, बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम टेक प्लेस ऑफ
अनदर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली फाउंड विद द हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स। जैसे कि यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्लोरीन इसकी जगह आ गया। यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम थे तो एक क्लोरीन अभी भी बचा है। क्लोरीन और जो आपका हाइड्रोजन है वो मिलकर उन्होंने क्या बना लिया, HCl बना लिया। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो अब हम इथेनॉल जो कि अल्कोहल क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है और इथेनोइक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाली क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है, उनके बारे में थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उनके रिएक्शन हम देखेंगे अलग अलग चीजों के साथ। देखिए, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो अब हम इथेनॉल जो कि अल्कोहल क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है और इथेनोइक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाली क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है, उनके बारे में थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला रट लो, CH3CH2OH, क्योंकि OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है इसलिए यहाँ पे OL लग रहा है। इथेन की जगह इथेनॉल क्यों लिखा जा रहा है, OL क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप का यूज हुआ है। इसका केमिकल फॉर्मूला आप देख लो, CH3CH2OH, कॉमनली नोन एज अल्कोहल। ऑब्वियसली अल्कोहल क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है, इसीलिए हम इथेनॉल को अल्कोहल नाम से भी जानते हैं। अब इन एडिशन, बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, जो इथेनॉल है या फिर अल्कोहल आप कह सकते हो, ये एक गुड सॉल्वेंट है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये तो आपने सुना भी होगा, कफ सिरप में इसका यूज होता है, एंड मेनी टॉनिक्स। सेकंड है इथेनॉल इज ऑल्सो soluble in water in all proportion. Consumption of small quantities of dilute ethanol cause drunkenness, क्योंकि इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल का कंजप्शन करोगे तो ऑब्वियसली ड्रंकनेस होगी ही। Even though this practice is condemned, it is a social widespread practice की अल्कोहल का कंजप्शन नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ मूवमेंट्स भी चलती है, आप जानते हो। However, intake of even small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal, यानी कि अगर आप उसमें बिल्कुल प्योर फॉर्म, यानी कि उसमें आपने उसको डाइल्यूट नहीं किया, उसमें पानी ऐड नहीं किया, तो ये आपके लिए लीथल हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आप प्योर अल्कोहल को कंज्यूम करते हो। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। सबसे पहला रिएक्शन है सोडियम के साथ। जब CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ होता है तो सोडियम एथो ऑक्साइड फॉर्म होता है, CH3CH2ONA। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की जगह Na आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, रिलीज हुई है, तो दोनों प्रोडक्ट्स याद रखना। अगला रिएक्शन है हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल का रिएक्शन कब, इन दी प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब होता है तो क्या फॉर्म होता है, CH2CH2। भाई यहाँ पे क्या हुआ, CH3CH2 से CH2CH2 बन गया, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम का लॉस हुआ है और जो OH था वो भी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा। OH प्लस H क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन ना याद करने बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हुआ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बना है, टू गिव दी इथीन। ये क्या है, ये आपका इथीन है। इथीन क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन के एटम है और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इथीन होगा ऑब्वियसली, प्लस H2O वाटर यहाँ पे फॉर्म हुआ है। दी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि पहले इसमें वाटर प्रेजेंट था लेकिन रिएक्शन के बाद जो वाटर था वो अलग हो गया, तो ये यहाँ पे जो H2SO4 है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वाटर क्या था पहले था, अब नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनॉल के ये रिएक्शंस थे, आपको याद रखना है। अब इथेनोइक एसिड क्या है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये वीक एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है। 5 से 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड एक ही बात है, इज कॉल्ड विनेगर, यानी कि जब 5 से 8% आप इथेनोइक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या बनता है, विनेगर बनता है, एंड इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, जो कि बहुत कम है, एंड हेंस इट इज ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लेस है, कम है, इसीलिए विंटर के टाइम में जम जाता है, एंड दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसीलिए हम इथेनोइक एसिड को इस नाम से भी जानते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ रिएक्शन डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर फॉर्म होता है। एस्टर्स आर कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। अब
कौन सा एसिड यूज होगा, इथेनोइक एसिड। कौन सा एल्कोहल यूज होगा, इथेनॉल ऑब्वियसली यूज होगा। तो इनका जब रिएक्शन होता है एंड यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एस्टर फॉर्म होता है। एस्टर क्या है, जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दे आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। परफ्यूम्स बनाने में इन एस्टर्स का यूज होता है एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो कि एक बेस है। जब यहाँ पे एस्टर का रिएक्शन बेस के साथ होता है, ये आपका एस्टर है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है, बेस है, उसका रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, इट इज कन्वर्टेड बैक इनटू द एल्कोहल। ये आपका क्या है, दिस इज एल्कोहल। अब आपको हो गया, हमने तो कुछ और ही फॉर्मूला याद किया था, हमने तो CH3CH2OH याद किया था, यहाँ पे C2H5 कहां से आ गया। तो देखो C2H5 क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन के एटम है तो C2, यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H2 है तो H5 हम लिख सकते हैं, तो C2H5OH ये आपका एल्कोहल बना। साथ साथ CH3COONA जो कि है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे एक सोप का मॉलिक्यूल भी फॉर्म हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल बना है विच इज CH3COONA. Okay, the reaction is also known as saponification because it is used in the preparation of soap. Soap are sodium or potassium salt of long chain of carboxylic acid. इनके बारे में हम आगे इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा लास्ट 2 रिएक्शन रह गए हैं। थर्ड है, सेकंड है रिएक्शन विद अ बेस। जो अब यहाँ पे जब बेस का रिएक्शन होता है किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, तो क्या होता है, लाइक मिनरल एसिड इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव साल्ट एंड वाटर। हमने एसिड बेसिस एंड साल्ट में पढ़ा था कि जब एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। यहाँ पे ये आपका एसिड है इथेनोइक एसिड, ये आपका बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन होने के बाद बना है CH3COONA जो कि एक साल्ट है, इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने पीछे पढ़ा भी था, प्लस वाटर यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो वही रिएक्शन है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब एक एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होता है तो क्या फॉर्म होता है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये आपका एसिड है इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट, क्या फॉर्म हुआ, आपका साल्ट फॉर्म हुआ प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हुई है। एंड ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसके साथ भी रिएक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, सो टू गिव साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर द साल्ट प्रोड्यूस्ड इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। इसको आप क्या कहते हो, सोडियम एसीटेट कहते हो। ओके, अब यहाँ पे हमने सारी रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। हमने इथेनॉल के बारे में इन डिटेल डिस्कस करा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, फिर हमने इथेनोइक एसिड के बारे में डिस्कस करा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि CH3COONA। तो वो सोडियम की बात हो रही थी। तो ये सोप मॉलिक्यूल होते हैं, लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, सोडियम साल्ट हो सकता है, पोटेशियम साल्ट हो सकता है। द आयोनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद द वाटर। जो आयोनिक एंड जो आप सर्कल फॉर्म में देख रहे हो, दिस इंटरेक्ट विद द वाटर व्हाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद द ऑयल। जो कार्बन चेन आपको दिख रही है, ये देखो जो साफ सी दिख रही है, दिस इंटरेक्ट विद द ऑयल। द सोप मॉलिक्यूल थर्स फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड माइजर्स वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट व्हाइल द आयोनिक एंड फेसेस द आउटसाइड। जो आप टेल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज टुवर्ड्स द ऑयल मॉलिक्यूल। ये आपका ऑयल मॉलिक्यूल है, ये इसको साफ कर रहे हैं, और वहीं जो आपका आयोनिक एंड है दैट इंटरेक्ट्स विद द वाटर एंड दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। और इसी इमल्शन की वजह से क्या होता है, हमारे कपड़े साफ होते हैं। द सोप माइजर थर्स हेल्पिंग पुलिंग आउट द डर्ट। जो डर्ट है उसे ऑयल ड्रॉपलेट आप मान सकते हो, और ये जितने भी आपके सोप के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे कपड़ों को साफ करते हैं। ठीक है, जो डर्ट है उसे रिमूव करते हैं। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर रिएक्ट विद द सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। लेकिन जो आपके मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट होते हैं, जब इनका रिएक्शन इस सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ होता है, सोप मॉलिक्यूल के साथ होता है, तो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है स्कम। और ये स्कम क्या करते हैं, स्कम फॉर्म नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन द क्लीनिंग एक्शन। इसमें जब ये स्कम फॉर्म होता है तो कपड़े साफ करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम क्या करें कि स्कम फॉर्म ना हो, तो इसीलिए हम यूज करते हैं डिटर्जेंट्स का। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट एज क्लीनिंग एजेंट। डिटर्जेंट ऐसा क्या करते हैं, क्या उसमें स्कम फॉर्म नहीं होता, बिल्कुल। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम साल्ट ऑफ सल्फ्यूनिक एसिड या फिर एमोनियम साल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस एटसेट्रा। याद
बात करना इन सभी के डेफिनेशन, बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, सोप में भी डिटर्जेंट में भी दोनों में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल पार्टिसिपेट प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। वहीं पे सोप के साथ क्या बन रहा था, स्कम फॉर्म हो रहा था जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस के साथ रिएक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पर डिटर्जेंट का जो आयोनिक एंड होता है वो इनके साथ रिएक्ट करके स्कम नहीं बनाता है इन हार्ड वाटर। थस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। जो डिटर्जेंट है उन्हें हार्ड वाटर में यूज किया जाता है इसीलिए क्योंकि उनमें स्कम फॉर्म नहीं होता। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। जैसे कि आप देख सकते हो जो हम शैम्पू का यूज करते हैं उसमें डिटर्जेंट ही प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक एंड वी हैव डन अ क्विक रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।